हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे मलक्का तो छोड़ो, चीन का बैक यार्ड लॉक कर सकता है अपना भारत। दोस्तों क्या है भारत का अगलेगा आइलैंड का खेला। भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ने चीन की रातों की नींद उड़ा रखी है, लेकिन इस बीच दोस्तों उससे भी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए उसके पिछले दरवाजे यानी बैक यार्ड पर ताला जड़ने की सारी तैयारी कर ली गुपचुप तरीके से। भारत ने बताएंगे कैसे ये सारा कुछ हुआ और चीन को पता भी नहीं चला। दोस्तों क्या है जानकारी, विस्तार से बताएंगे तो आप भी कहेंगे कि भारत ने कैसे पीछे पीछे खेला बहुत बड़ा खेल। दोस्तों उधर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को भारी पड़ी भारत के साथ कड़वाहट। भारत ने नेपाल को दिया बहुत बड़ा तगड़ा पहला झटका, बालेंद्र शाह को दिया उसी के तरीके से जवाब। दोस्तों बताएंगे क्या कदम उठाया है अपने भारत ने। तो वहीं मिडल ईस्ट संकट के बीच दिल्ली में ब्रिक्स का महासम्मेलन, पूरी दुनिया की भारत पर नजर। तो वहीं आपको बताएंगे एक खबर भारत और पाकिस्तान में तहलका मचा रहा है। दोस्तों वो ये कि भारत पाकिस्तान के बीच फिर से शुरू हुई बैक चैनल बातचीत, अजीत डोभाल जी तक पहुंची बात। बताएंगे क्या है जानकारी। वहीं आपको बताएंगे क्या यूरोप का ये देश बन गया दूसरा पाकिस्तान। बताएंगे क्यों हम कह रहे हैं दोस्तों ऐसा। तो वहीं पूर्व सीएम लिखने से ममता ने किया परहेज। दोस्तों शुभेंदु के शपथ लेने के बाद सोशल मीडिया प्रोफाइल में किया कुछ ऐसा बदलाव कि हो गई ट्रोल। जी हाँ दोस्तों, एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता, अखंडता और मानते कि अपना भारत दुश्मनों को दुश्मन के तरीके से ही जवाब देता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों चीन को घेरने के लिए भारत ने अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए उसके पिछले दरवाजे यानी बैकयार्ड पर ताला जड़ने की सारी तैयारी कर ली है। दोस्तों भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ने चीन की रातों की नींद उड़ा रखी है। भारत की ये अकेली लोकेशन चीन की 80% सप्लाई चेन का दम घोटने की ताकत रखती है। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका मलक्का डिलेमा है और इस कमजोरी की चाबी सीधे भारत के हाथ में है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। दोस्तों भारत अब चीन का यार्ड यानी पिछला दरवाजा भी लॉक करने की चाबी निकाल चुका है। अंडमान से हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर में बसा अगलेगा आइलैंड अब भारत का वो गुप्त हथियार बन गया है जो जंग की स्थिति में पीछे से चीन की गर्दन दबोच लेगा। दोस्तों चीन सालों से अपनी एनर्जी आवश्यकताओं के लिए मिडल ईस्ट पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। वो भारतीय नौसेना की नजरों से बचकर अपना व्यापार अफ्रीका, खासकर मोजाम्बिक जैसे देशों की ओर मोड़ना चाहता है। चीन ने मोजाम्बिक की नेचुरल गैस और ग्रेफाइट माइंस में 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है, जो उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन चीन को अंदाजा नहीं था कि भारत उससे 2 कदम आगे की सोच रहा है। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के साथ एक सीक्रेट समझौता किया था जिसका मकसद समुद्री कनेक्टिविटी बढ़ाना था, लेकिन असल खेल तो इस द्वीप पर हुए कंस्ट्रक्शन में छिपा है। दोस्तों भारत ने यहाँ एक विशाल रनवे तैयार किया है जहाँ से दुनिया के सबसे खतरनाक सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट P-8I उड़ान भर सकते हैं। यहाँ 180 फीट लंबे हैंगर्स और गहरे पानी की जेटी बनाई गई है जो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और जासूसी विमानों के लिए एक अवैध किला है। इस बेस के जरिए भारत मोजाम्बिक चैनल पर सीधी नजर रख सकता है जहां से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच दुनिया का 30% व्यापार गुजरता है। भारत ने मॉरिशस के साथ अपने रिश्तों को सिर्फ एक द्वीप तक सीमित नहीं रखा है। भारत ने मॉरिशस के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जिसमें बेहद रणनीतिक कदम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में बंदरगाह के पुनर्विकास के लिए सैद्धांतिक सहमति बन गई है जिससे भारत की पहुंच और मजबूत होगी। सबसे चौंकाने वाला फैसला चागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के विकास और उसकी निगरानी को लेकर है। ये वही इलाका है जहां अमेरिका और ब्रिटेन का प्रसिद्ध डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस स्थित है। अब इस विशाल समुद्री क्षेत्र की निगरानी में भारत की भूमिका अहम होने वाली है। चीन सालों से भारत को समंदर में घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति पर काम कर रहा था, लेकिन भारत ने अगलेगा, पोर्ट लुइस और चागोस में अपनी पकड़ मजबूत कर चीन की घेराबंदी को ही लॉक कर दिया है। अब चीन के लिए भारत को समंदर में चुनौती देना लगभग नामुमकिन हो चुका है। भारत और मॉरिशस के रिश्ते सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है। मॉरिशस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोले तो NSA एक भारतीय अधिकारी है। इतना ही नहीं दोस्तों, मॉरिशस नेशनल कोस्ट गार्ड के कमांडेंट भी भारतीय नौसेना के ही एक ऑफिसर हैं। आप कह सकते हैं कि मॉरिशस की सुरक्षा में भी इंडियन टच दिखाई दे रहा है। तो वहीं भारत की इस घेराबंदी से चीन इतना ज्यादा घबरा गया है कि उसने अप्रैल 2026 में आनन फानन में मोजाम्बिक के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। चीन को डर है कि अगर कभी युद्ध हुआ तो भारत अगलेगा आइलैंड से उसके व्यापारिक
रणनीतिक जहाजों और पनडुब्बियों का रास्ता पूरे तरीके से ब्लॉक कर देगा। अगलेगा आइलैंड का ये चौक पॉइंट आने वाले समय में हिंद महासागर में भारत की बादशाह तय करेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये खबर इसीलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि हिंद महासागर के रणनीतिक अगलेगा आइलैंड पर भारत ने चुपचाप 3000 मीटर लंबा रनवे और डीप वाटर जेटी तैयार कर ली है दोस्तों, जहां से हमने आपको जैसे कि बताया भारतीय सबमरीन हंटर P-8I विमान चीन की हर हरकत पर तगड़ी नजर रखेगी। साथ ही मॉरिशस के साथ विशेष पैकेज के जरिए भारत अब राजधानी पोर्ट लुइस के बंदरगाह का विकास करेगा और डिएगो गॉर्जिया के करीब स्थित चागोस समुद्री क्षेत्र की निगरानी भी करेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए भारतीय नौसेना को ऑल द बेस्ट कमेंट में जरूर कहिएगा, लेकिन सामने लाइक का बटन है, अभी तक इसको नहीं दबाए दोस्तों, तो इस लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को भारी पड़ी कड़वाहट। भारत ने नेपाल को दिया पहला तगड़ा झटका। दोस्तों, नेपाल के नए जेनजी प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कुर्सी संभालते ही उस पड़ोसी देश को तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी मदद पर नेपाल की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था ही भारत पर टिका हुआ है। जी हाँ, अब भारत ने भी अपना कड़ा रुख अपनाते हुए नेपाल को पहला सबसे बड़ा झटका दे दिया। दरअसल भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अपना नेपाल दौरा अचानक टालने का फैसला किया है। ये 2 दिन का दौरा 11 मई को होना था दोस्तों, लेकिन इससे पहले ही बालेंद्र शाह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर कड़वे बोल बोलने शुरू कर दिए। तो उधर भारत ने न केवल दुनिया के सामने उनके दावों की हवा निकाल दी, बल्कि अब दौरा रद्द करके नेपाल को कड़ा संदेश भी दे दिया। दोस्तों, कूटनीति की दुनिया में बिना किसी ठोस वजह के ऐसे हाई लेवल दौरे का टलना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, जो साफ इशारा है कि भारत अब बालेंद्र शाह की बेकार की बातें बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। काठमांडू पोस्ट की माने तो यह कुल्हाड़ी खुद बालेंद्र शाह ने अपने पैर पर मारी है, क्योंकि उन्होंने किसी भी विदेशी अधिकारी से मीटिंग ना करने की पॉलिसी बनाई है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर और सहायक सचिव समीर पॉल कपूर से मिलने से इनकार कर दिया था। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और विदेश मंत्री शिशिर खनाल की सलाह के बावजूद बालेंद्र शाह अपनी नो मीटिंग पॉलिसी पर अड़े हुए हैं। यानी कि दोस्तों, भारत ने जैसे को तैसा वाला जवाब दिया है। भारत ने भी कह दिया कि अब हमें भी तुमसे नहीं मिलना, और विक्रम मिश्री का दौरा टाल दिया गया दोस्तों। यानी भारत ने भी पहला और तगड़ा झटका दिया है बालेंद्र शाह को, दिखा दी उसकी औकात। तो वहीं पहले कुछ ऐसा लग रहा था कि बालेंद्र शाह ने ही मिलने से मना किया और उनके नेपाल के दौरे को टाल दिया, लेकिन हकीकत अब सामने आई है कि भारत ने ही आगे से इस दौरे को टाल दिया है। इस पर आपके जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन कमेंट में लिप लेख हमारा था, है और रहेगा, जरूर लिख दीजिएगा भारी मात्रा में। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां मिडल ईस्ट संकट के बीच दिल्ली में ब्रिक्स का महासम्मेलन। भारत की कूटनीति पर पूरी दुनिया की नजर बताते मिडल ईस्ट संकट के बीच अगले हफ्ते भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की जाएगी। इस बैठक को भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत होने वाले प्रमुख कूटनीतिक आयोजनों में से एक माना जा रहा है। बैठक में ब्राजील, रशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात की ओर से उप विदेश मंत्री स्तर का प्रतिनिधित्व होने की उम्मीद है। ईरान की ओर से भी उप विदेश मंत्री स्तर का प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है, जबकि चीन के शेरपा प्रतिनिधिमंडल के शामिल होने की उम्मीद है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक 14 और 15 मई को आयोजित हो सकती है और इसमें वैश्विक दक्षिण बहुपक्षीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी, क्षेत्रीय सुरक्षा और मौजूदा भू राजनीतिक तनावों जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण थीम निर्धारित किया है। भारत ने ब्रिक्स 2026 आयोजन की कमान संभाल ली। 13 जनवरी को ब्रिक्स 2026 की वेबसाइट, थीम और लोगो लॉन्च किए गए थे। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने लोगो, थीम और वेबसाइट का औपचारिक अनावरण किया था। तो वहीं आपको बता दें, उससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर, क्या भारत पाकिस्तान के बीच फिर शुरू हुई बैक चैनल बातचीत। क्या है खबर दोस्तों, 3 महीने में पूर्व जनरलों और राजनयिकों की 2 सीक्रेट मीटिंग्स हो चुकी है। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक आधिकारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों के पूर्व सेना जनरलों और रिटायर्ड राजनयिकों ने पिछले 3 महीनों में कम से कम 2 बार मुलाकात की है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक बार मुलाकात कतर में और दूसरी बार किसी अन्य एशियाई राजधानी में हुई है। हालांकि ये औपचारिक बैक चैनल बातचीत नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये अपनी तरह की पहली बातचीत है। इन मुलाकातों को आप कह सकते हैं कि ये मुलाकातें ऐसे समय में हुई है जब आधिकारिक हलकों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के साथ इस तरह का संपर्क खोलने के पक्ष
में आम सहमति बढ़ रही है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि इस जरूरत को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के कार्यालय तक पहुंचाया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को इसका समाचार दिया गया है, यानी जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की इच्छा जताई गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कई बार शर्तों के साथ भारत से बातचीत का प्रस्ताव रखा है, लेकिन भारत की पहली शर्त यही है कि सरहद पार से जब तक आतंकवाद को बंद नहीं किया जाएगा, भारत कोई भी बातचीत नहीं करेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैक चैनल के पक्ष में अभी तक कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस पुनर्विचार के पीछे एक मुख्य वजह ये जरूरत रही है कि किसी अन्य हमले की स्थिति में तनाव को नियंत्रित किया जा सके। तो वहीं दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, यूएई ने रातों रात हजारों पाकिस्तानियों का बोरिया बिस्तर बांधा, ना कारण बताया ना मोहलत दी और सीधा निकाल दिया देश से बाहर। दोस्तों, अमेरिका और ईरान में जारी जंग के बीच खुद को मध्यस्थ यानी बिचौलिया के तौर पर पेश करने की पाकिस्तान की कोशिश उसी पर भारी पड़ गई है। पाकिस्तान के इस कदम से मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात बोले तो यूएई के साथ उसके कूटनीतिक संबंध बिगड़ गए हैं। यूएई से बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी कामगारों को डिपोर्ट यानी निर्वासित किया जा रहा है। खाड़ी में कई हफ्तों तक चले संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई इस बात से बेहद नाराज है कि पाकिस्तान ने अमीराती क्षेत्र को निशाना बनाकर किए गए ईरानी हमलों की कड़ी निंदा नहीं की। इसी नाराजगी के चलते यूएई की तरफ से पाकिस्तानियों पर यह सख्त कार्रवाई की जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई पाकिस्तानी कामगारों और समुदाय के नेताओं से बातचीत के आधार पर बताया है कि हाल के हफ्तों में हजारों पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को यूएई से निकाल दिया गया है। कई लोगों का दावा है कि उन्हें डिपोर्ट करने से पहले बिना कोई कारण बताए हिरासत में रखा गया था। तो ये हालत दोस्तों पाकिस्तानियों की यूएई में, जहां पर शहबाज शरीफ ने ईरान के लिए सऊदी से दोस्ती बढ़ाकर यूएई से बहुत बड़ा पंगा लिया और बहुत बड़ा अपना नुकसान करवा लिया। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर आतंकी हमले का अलर्ट, बीजेपी हेडक्वार्टर भी निशाने पर। जी हां दोस्तों, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जांच एजेंसियों को स्पेसिफिक इनपुट्स मिले हैं कि बीजेपी मुख्यालय समेत कई अन्य अहम जगहों को आतंकी निशाना बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली जेडीयू मार्ग पर स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में आतंकी हमले का अलर्ट जांच एजेंसियों को मिला है। इसके साथ ही आसपास के सरकारी दफ्तरों में धमाके का भी अलर्ट मिला है। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बीजेपी हेडक्वार्टर और आसपास की इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी है। लोकल पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या बढ़ाई गई है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर हाल में केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से इनपुट मिला है कि पाकिस्तान धार्मिक जगह बीजेपी हेडक्वार्टर आसपास दिल्ली में सरकारी इमारतों को टारगेट कर सकता है। पंजाब में हाल में बीएसएफ के बाहर हमले, अमृतसर जलंधर की घटना के बाद स्पेसिफिक इनपुट एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को दिया है। इसी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुसाइड बॉम्बिंग, कार से धमाका, आईईडी से धमाका जैसे हमलों के अलर्ट हैं। वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है दोस्तों। उधर अगली खबर आपको बता दें, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि भारत की स्ट्राइक के 1 साल बाद मलबे से फिर सिर उठा रहा जैश का हेडक्वार्टर। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आज से 1 साल पहले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें उसके हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह पर तो भारतीय वायुसेना ने मिसाइल स्ट्राइक की थी। भारतीय सेना ने भी ड्रोन से मुजफ्फराबाद में स्थित जैश ए मोहम्मद के पीओके हेडक्वार्टर मरकज बिलाल को तहस नहस कर दिया था। कल शनिवार को भारतीय सेना की मरकज बिलाल पर स्ट्राइक के 1 साल बाद उसके पुनर्निर्माण का काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, पिछले महीने अप्रैल में मरकज बिलाल के ध्वस्त ढांचे को गिराने का काम शुरू हुआ था, जिसकी एक्सक्लूसिव वीडियो और फोटोज और एबीपी न्यूज ने जारी किया था, जिसके बाद इस समय नई इमारत बनने के लिए नींव भरने का काम चल रहा है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पीओके हेडक्वार्टर के पुनर्निर्माण का काम, सारा काम खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह की देखरेख में चल रहा है और पुनर्निर्माण के लिए मरकज बिलाल रीडेवलपमेंट ट्रस्ट बनाया गया है। वहीं अगर बात करें उसके मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह की, तो जानकारी ये सामने आई है कि इसके 3 गुंबदों को ईंट और सरिया से रिपेयर करके ऊपर प्लास्टर का कोट लगा दिया गया है और लकड़ी के ढांचे का सपोर्ट दिया गया है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ उधर बता दें, पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल संधि के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय विवाद की शक्ल देने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान सरकार अब इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में ले गया। भारत ने पहलगाम के आतंकी हमले के बाद उठाए गए कदमों के तहत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। इसके बाद उसे पाकिस्तान इस मामले को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान को इस कदम से कोई खास फायदा नहीं होने वाला।
वहीं दोस्तों आपको बता दें, बंगाल में भगवा सरकार से बांग्लादेशी कट्टरपंथियों में खौफ। शुभेंदु अधिकारी के पुराने बयानों से पीट रहे अपनी छाती। दोस्तों बंगाल में भगवा लहराने के बाद उसे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में वैचारिक रूप से भगदड़ मची है। मजहब के नाम पर दिल्ली के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया जा रहा है। बंगाल के मुस्लिम विधायकों को भड़काया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं के जहर बुझे बयानों आने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे ये सारे बांग्लादेशी कट्टरपंथी जानते हैं कि भारत के सामने इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनता देख इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इन कट्टरपंथियों को लगता है कि अब बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ बंद हो जाएगी। इन लोगों ने अपने जिन बंधुओं को इन कट्टरपंथियों को भारत भेज दिया है, उनके लिए भी भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करना यानी भारतीयों का हक को मारना आसान नहीं होगा। अब उनकी वापसी का टिकट भी कटने वाला है। इसीलिए ये सभी मौलाना खौफ में हैं। यानी बंगाल में भगवा है और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में वैचारिक रूप से भगदड़ मची है। यही वजह है कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश का नेता मौलाना फखरुल भारत में मुसलमानों को सिविल वॉर शुरू करने के लिए उकसा रहा है। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी का नेता मोहम्मद नूरुल हुदा ममता बनर्जी से कह रहा है कि पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जी हां, बांग्लादेश के करोड़ मुसलमान आपके समर्थन में खड़ा है। बांग्लादेशी कट्टरपंथी चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान अपनी आजादी का ऐलान करेंगे, बांग्लादेश उनकी लड़ाई में शामिल होगा। इन कट्टरपंथियों के बयान सुनकर आपको गुस्से से ज्यादा हंसी आई होगी। दोस्तों ऐसे में आप भी ये समझ गए होंगे कि पश्चिम बंगाल में एक सनातनी के शपथ लेने से इन कट्टरपंथियों में डर कितना ज्यादा बढ़ गया है। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ के बाद बताया कि बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों को बंगाल में सबसे पहले लागू किया जाएगा, यानी भारत में घुसपैठियों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। भारतीय संसद में पेश सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में लगभग करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में घुस चुके हैं। ये संख्या पूरे सोमालिया जैसे देश की आबादी के बराबर है। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि असली संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं घुसपैठिए वापस भेजे जाने चाहिए तो कमेंट में इंट्रूडर्स मस्ट बी पुश बैक लिखना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, क्या यूरोप का एक खूबसूरत और शांत देश दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर है? ये सवाल एक बार फिर पूरे दुनिया में गूंज रहा है। दोस्तों आयरलैंड के कॉर्क सिटी हॉल में कुछ अलग ही देखने को मिला। जी हाँ, कॉर्क सिटी हॉल से सामने आई तस्वीर ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। हालांकि ये फोटो करीब 2-3 साल पुरानी बताई जा रही है, लेकिन फ्रांस के एक बड़े एक्स अकाउंट ने जो दुनिया भर के भू राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से लिखा है, इसे शेयर कर पुरानी बहस में फिर से आग लगा दी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस देश का जो हाल है वो पहले से भी बदतर हो चुका है। दोस्तों फ्रांसीसी एक्सपर्ट द्वारा शेयर की गई ये तस्वीर कॉर्क सिटी काउंसिल की आधिकारिक बैठक की है। फोटो में जो दिख रहा है उसने आयरिश नागरिकों का खून खौला दिया है, जहां देश का अपना झंडा एक कोने में उपेक्षित सा पड़ा नजर आ रहा है। वहीं मुख्य दीवार और पूरे हॉल में पाकिस्तान के हरे रंग के चांद तारे वाले झंडे इस कदर लहरा रहे हैं कि मानो ये आयरलैंड नहीं बल्कि पाकिस्तान का कोई दफ्तर हो। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ सालों पहले जब ये बहस शुरू हुई थी तब इसे सांस्कृतिक विविधता का नाम देकर दबा दिया गया था, लेकिन आज आयरलैंड के हालात और भी बदतर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर जब बवाल मचा तो लोग सवाल पूछने लगे कि अगर सिटी हॉल का ये हाल है तो क्या एक वक्त आने पर आयरलैंड की संसद में भी पाकिस्तानी झंडे देखे जाएंगे। दोस्तों आप पिक्चर में साफ देख पा रहे होंगे कैसे पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ है कॉर्क सिटी हॉल में। तो वहीं आपको बता दें, हॉर्मुज की लहरों पर छिड़ी महाजंग में अब एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई है। दोस्तों जिसने युद्ध के मैदान में तीसरे फ्रंट की हलचल तेज कर दी है। अमेरिका और ईरान के बीच मजे घमासान और भारत चीन के जहाजों पर हुए हमलों के बाद अब ब्रिटेन ने अपना सबसे खतरनाक शिकारी मैदान में उतार दिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वो पश्चिम एशिया में अपना विध्वंसक युद्धपोत HMS ड्रैगन भेज रहा है। ये कदम उस अंतरराष्ट्रीय मिशन की तैयारी है जिसका मकसद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देना है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक HMS ड्रैगन की तैनाती कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी कूटनीति है। ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर एक मल्टीनेशनल कोएलिशन यानी बहुराष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। लंदन में हुई 44 देशों की बैठक के बाद ये तय हुआ है कि अब तीसरा फ्रंट इस समुद्री रास्ते की पहरेदारी करेगा। हैरानी की बात यह रही कि ब्रिटेन ने यह सख्त फैसला तब लिया जब चीन जैसे ताकतवर देश ने भी हाथ खड़े कर दिए। सोमवार को हॉर्मुज के पास एक चीनी तेल टैंकर पर हमला हुआ था। उस जहाज पर बड़े बड़े अक्षरों में चाइना ऑनर एंड क्रू लिखा हुआ था ताकि हमलावर उसे छोड़ दें, लेकिन फिर भी उसे निशाना बनाया गया। इस हमले ने चीन को इतना डरा दिया है कि अब वो खुद क्षेत्रीय देशों से ठोस कदम उठाने की भीख मांग रहा है। दोस्तों वहीं भारत के लिए यह जानकारी राहत और चिंता दोनों लेकर आई है। शुक्रवार को एक लकड़ी के भारतीय जहाज
PHOW धोव में आग लगने से एक भारतीय नाविक की मौत हो गई और कई नाविक झुलस गए। भारत के लिए यह रूट अब किसी डेथ जोन जैसा हो गया है। ऐसे में ब्रिटेन के युद्ध पोत की मौजूदगी भारतीय क्रू मेंबर्स के लिए उम्मीद की एक किरण हो सकती है। फिलहाल दोस्तों 24 घंटे हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे से एक भी जहाज हॉर्मुज के थ्रू नहीं गुजरा, चाहे वो किसी भी देश का जहाज क्यों ना हो। पिछले 24 घंटे से एकदम सुनसान पड़ा हुआ है हॉर्मुज। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर कार्रवाई की मांग की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दिया। इस प्रस्ताव में ईरान पर आरोप लगाया गया है कि वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले कर रहा है और गैर कानूनी टोल वसूल रहा है। कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के वरिष्ठ राजनयिकों ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि इस समुद्री मार्ग पर पहले जैसी सामान आवाजाही बहाल करना बहुत जरूरी है। वहीं बता दें, पुतिन ने विक्ट्री डे परेड में दिखाए अपने तेवर नाटो पर भर से यूक्रेन युद्ध को बता दिया जायज। दोस्तों कह दिया कि यूक्रेन में जो हो रहा है वो सही है, बिना टैंकों के निकाली परेड बता दें। रशिया ने शनिवार को अपना सालाना विक्ट्री डे यानी विजय दिवस मनाया। इस दौरान मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर पर भव्य सैन्य परेड हुई, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए। पुतिन ने रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे भाषण में यूक्रेन में अपने युद्ध को सही ठहराया और नाटो को जमकर निशाने पर लिया। पुतिन ने यूक्रेन के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके खिलाफ वो फरवरी 2022 से युद्ध लड़ रहे हैं। रूसी सैन्य कर्मियों के सामने बोलते हुए पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन के खिलाफ न्याय संगत युद्ध लड़ रहे हैं, जो एक आक्रामक ताकत है। यूक्रेन को नाटो से लगातार हथियार और समर्थन मिल रहा है। पुतिन की यह टिप्पणी रशिया के सबसे बड़े समारोह में से एक आई है। ये विक्ट्री डे नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की याद दिलाता है। दोस्तों रूस इस विक्ट्री डे से ठीक पहले यूक्रेन के साथ 3 दिन तक संघर्ष विराम पर सहमत हुआ है। इस सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को की है। इस विक्ट्री डे में रशिया ने बहुत कम हथियारों को प्रदर्शित किया है। कई साल में पहली बार मॉस्को के विक्ट्री डे परेड में बख्तरबंद वाहन या बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल नहीं की गई। तो वहीं आपको बता दें, हार के बाद बदला ममता बनर्जी का अंदाज। दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने चली दीदी। विधानसभा में नई टीम तैयार। दोस्तों 15 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में रहने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। पार्टी प्रमुख और पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने इस नई चुनौती को देखते हुए विधानसभा के लिए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। अनुभवी नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में विपक्ष का नेता एलओपी चुना गया है। पार्टी ने अनुभवी और युवा चेहरों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की है। बालीगंज सीट से बड़ी जीत दर्ज करने वाले शोभन देव चट्टोपाध्याय अब सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे। उनके साथ असीमा पात्रा और नैना बंदोपाध्याय को विपक्ष का उपनेता नियुक्त किया गया है। वहीं कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को सदन में पार्टी का मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप बनाया गया है। ममता ने शनिवार को यह भी इशारा किया कि बीजेपी विरोध में वो लेफ्ट और अन्य पार्टियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि वे रोज 2 घंटे अपने ऑफिस में बैठेंगी ताकि विपक्षी गठबंधन को मजबूत किया जा सके। वहीं 3 प्रवक्ताओं को भी ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। पार्टी ने अपने 3 प्रवक्ताओं रिजू दत्त, कार्तिक घोष और कोहिनूर मजूमदार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चुनावी हार के बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना दर्द साझा किया। 2 नेताओं को नोटिस भी जारी किया गया है। दोस्तों आप इसे ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ समझ पा रहे होंगे कि चुनाव हारने के बाद कितनी ज्यादा बौखलाहट है ममता में। तो वहीं सीएम बनते ही एक्शन में आए शुभेंदु अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर के हालात की समीक्षा की। सोमवार को करेंगे सबसे बड़ी मीटिंग। दोस्तों मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी पूरे तरीके से एक्शन में आ चुके हैं। पार्टी के घोषणा पत्र के मुताबिक जनता से किए गए वादों को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में कानून व्यवस्था का मुद्दा काफी अहम है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला, पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद भी उपस्थित थे। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के संचालन के बारे में भी जानकारी ली और मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि योजनाएं बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से जारी रहें। शुभेंदु ने राइटर्स बिल्डिंग के जीर्णोद्वार कार्य की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली, जो अगला राज्य सचिवालय होगा। वहीं यह जानकारी भी सामने आई है कि शुभेंदु अधिकारी सोमवार को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक बड़ी मीटिंग करेंगे। यह मीटिंग राज्य के डीजी, सीपी और एसपी के साथ शाम 5 बजे नवन्ना के मीटिंग रूम में होगी। ये भी बताया गया है कि हो सकता है ये मीटिंग की जगह बदल दी जाए।
तो वहीं दोस्तों तमिलनाडु में सस्पेंस हुआ खत्म। विजय आज सुबह 10 बजे ले रहे होंगे सीएम पद की शपथ। जहां तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय के मुख्यमंत्री बनने और सरकार गठन का रास्ता शनिवार को पूरे तरीके से साफ हो गया है। वीसीके और आईयूएमएल ने उनकी पार्टी टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया। दोनों दलों के पास 2-2 विधायक हैं। अब विजय के पास 120 विधायकों का समर्थन है। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता होती है। विजय ने शनिवार शाम तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात करके उन्हें 120 विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौंप दिया है। इसके बाद राज्यपाल ने विजय की पार्टी टीवीके को तमिलनाडु में सरकार गठन की हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही 4 दिनों से जारी राजनीतिक असमंजस अब खत्म हो चुका है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली नई सरकार का आज शपथ ग्रहण हो रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी 3 राज्यों का करेंगे दौरा। तेलंगाना को देंगे बड़ी सौगात। 9400 करोड़ की परियोजना का करेंगे उद्घाटन। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से 3 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे 10 और 11 मई को कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात का दौरा करेंगे। इस दौरान वो हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भी भाग लेंगे। लगे हाथ तो दोस्तों जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा कमेंट में। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।